Hello students, I hope you all are very well at your homes. Students, in this video we will start from question number 4th. सेकंड और थर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया. आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th पे. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 4th में मैं सिर्फ फॉर्मुलेट करूंगा, ग्राफ आप लोग बनाएंगे अब, ठीक है ना. इस वाले क्वेश्चन में फॉर्मुलेट में अभी कर देता हूं उसको, ग्राफ आप ट्राई करिएगा, इसका बन जाएगा आपसे. पहले क्वेश्चन पढ़ लें एक बार अच्छे से. क्या है, कह रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है. देखिए प्रॉब्लम आपके पास कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की है चैप्टर में. डाइट प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है और एलोकेशन प्रॉब्लम है. 4 टाइप की प्रॉब्लम है. तो ये मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड है. उन्होंने बोला है कि भाई मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट. नट बोल्ट समझते हैं ना, साइकिल चलाते हैं ना, नट बोल्ट वही है. तो नट्स एंड बोल्ट 2 तरीके के आइटम है. इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए and 3 hours on machine B to produces a package of nuts. फिर वही 2 चीजें 2 बातें. जी हाँ, 2 चीजें कौन सी हैं? नट एंड बोल्ट. 2 बातें कौन सी हैं? मशीन ए मशीन बी, मतलब टाइम ऑन मशीन ए एंड टाइम ऑन मशीन बी. तो 2 चीजें 2 बातें. और टेबल का लेआउट तो तैयार हो गया होगा दिमाग में. नट बोल्ट मशीन ए मशीन बी, लेआउट तैयार हो गया ना आपके. मतलब कुछ ऐसे देख लें, नट बोल्ट मशीन, टाइम ऑन मशीन ए टाइम ऑन मशीन बी. और अगर अवेलेबिलिटी भी होगी तो अवेलेबिलिटी भी लगा देंगे. ठीक है, चलिए. तो मशीन ए और मशीन बी के लिए टाइम दिए हुए हैं. ये नट्स के लिए बात की गई है पहले. अब वो बोल्ट के लिए बात करेंगे. तो बोल्ट के लिए क्या बोला है उन्होंने? इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस द पैकेज ऑफ बोल्ट. पहले नट के बारे में बता दिया, अब बोल्ट के बारे में बता दिया. He earns a profit of rupees 17.50 for package of nuts. Nuts पे प्रॉफिट चाहता है. इतना प्रॉफिट 17.50. एक नट पर इतना प्रॉफिट चाहते हैं. और एक बोल्ट पर जो प्रॉफिट चाहते हैं वो 7 रुपीज. ठीक है ना. पैकेजेस ऑन बोल्ट्स. हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड, मतलब एक पैकेज, ठीक है ना, एक नट का जो पैकेज पैक है वो पूरा, और एक बोल्ट के लिए जो पैकेज बनाएंगे उसके लिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है. मतलब 1 के लिए ही डेटा गिवन है. फिर बोला है हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूसेस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. जेड तो बनेगा हमारा बहुत इजीली. जो जेड के लिए जो बातें दी गई हैं मैक्सिमाइज के लिए या मिनिमाइज के लिए, वो लास्ट में दी हुई हैं. कई बार ये इंफॉर्मेशन ऊपर भी दे देते हैं. जी हाँ, कई बार मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाली जो इंफॉर्मेशन है ना, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दे देते हैं, कई बार लास्ट में देते हैं. अभी तक तो हमें लास्ट में मिल रही इंफॉर्मेशन. इस क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन लास्ट में ही है, जिसकी हेल्प से आप जेड बनाएंगे. तो देखिएगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहे हैं. मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मतलब जो जेड है उसको मैक्सिमाइज करना होगा. और मैक्सिमाइज किसको करना है? प्रॉफिट को. उन्होंने प्रॉफिट बोला है ना. हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस इस डे सो एज अ मशीन हिज मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट. प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. If he operates his machines for at the most 12 hours. ये क्या दे दिया उन्होंने? 12 hours a day. कि जो मशीन आप यूज करेंगे ना एक दिन में, वो सिर्फ 12 hours यूज कर सकते हैं. इससे ज्यादा मशीन काम नहीं करेगी आपकी. मतलब अवेलेबिलिटी भी आ गई हमारे पास दोनों मशीन के लिए. जी हाँ, दोनों मशीन के लिए टाइम है ये. मशीन ए और मशीन बी दोनों के लिए जो एटमोस्ट टाइम है वो है 12 hours. दोनों ही मशीन आप 12 आवर्स से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं. पास में आ रही है अच्छे से. ठीक है, तो बनाए इसके लिए टेबल. 2 बातें 2 चीजें देखते हैं भाई. तो इधर तो मैं ले लेता हूं आइटम. क्या ले लेते हैं? आइटम. समझिएगा क्वेश्चन को. अपने दिमाग के नट बोल्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग रखें. ठीक है ना. तो आइटम्स हो जाएगा, और यहां पर मैं ले लेता हूं टाइम ऑन मशीन ए, है ना, इन आवर्स. आवर्स के अंदर है ये सारा काम, इन आवर्स. और टाइम ऑन मशीन बी इन आवर्स. 2 चीजें हैं, नट एंड बोल्ट. तो नट्स एंड बोल्ट. और अवेलेबिलिटी भी है, अवेलेबिलिटी भी है हमारे पास. तो अवेलेबिलिटी के लिए मैं अवेल वर्ड यूज करूंगा. चलिए भाई,
तो कितने लास्ट में जो उसने पूछा है आपसे कितने नंबर ऑफ पैकेजेस आप बनाएंगे यहाँ पर, कहां से पूछा है यहाँ से, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे। तो सपोज जो नंबर ऑफ पैकेज हैं फॉर नट वो x है और नंबर ऑफ पैकेजेस फॉर बोल्ट by। ठीक है, तो ये अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ पैक ऑफ नट्स बी x, और जो बोल्ट हैं बोल्ट्स के लिए हमने ले लिया y। मतलब नट के लिए हम कितने पैकेज बनाएंगे, x पैकेजेस बना देंगे, x पैकेट बना देंगे, और बोल्ट्स के लिए y। ठीक है, चलिए अब देखें भाई मशीन ए में, मशीन ए के लिए नट को कितना टाइम रिक्वायर्ड है फॉर मशीन ए। तो इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। ठीक है ना, ये पूरी कहानी नट के लिए दी हुई है आपको पहले। और नट्स देखिए यहां तक की इंफॉर्मेशन देखें, ये जो इंफॉर्मेशन है ना यहां से लेके यहां तक, ये जो इंफॉर्मेशन है ये पूरी नट के लिए है। ठीक है ना, तो 1 आवर ऑफ मशीन ऑन वर्क मशीन ए, तो 1 आवर मतलब कि 1 घंटा, तो 1 लिख देता हूं। तो एक पैकेज में मशीन ए में 1 घंटा लगता है। हमारे पास नंबर ऑफ पैकेजेस हैं x, तो x के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 into x दैट इज x। तो 1x लिखे हैं, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं 1 into x आवर्स। मशीन ए के लिए, मशीन बी के लिए नट को कितना टाइम लगेगा, मशीन बी के लिए टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। नट्स के लिए 3 आवर्स लगेंगे और मशीन बी। तो यहां पर एक पैकेज के लिए दिया हुआ है, एक पैकेज के लिए कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स। तो x नंबर ऑफ पैकेज के लिए 3x। ओके, तो यहां आ जाएगा 3x आ जाएगा, आसान है। बोल्ट को देखें तो बोल्ट के लिए अब कहानी यहां से शुरू हुई है। इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए। मशीन ए में 3 घंटे लगेंगे एक पैकेज को, एक पैकेज ऑफ बोल्ट। तो यहां पर हो जाएगा 3 बाय, क्योंकि बोल्ट के लिए हमने कितना लिया हुआ बाय नंबर ऑफ पैकेजेस लिए हुए, तो 3 बाय। और मशीन बी में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 आवर। 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। 1 y दैट इज y। अवेलेबिलिटी दोनों के लिए लास्ट में दी हुई है, लास्ट में अवेलेबिलिटी दोनों के लिए 12 है। तो यहां पर भी 12 आएगा, यहां पर भी 12 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं और बताऊं आपको, देखिए जो जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो भी आप टेबल में ही बना सकते हैं। देखिएगा बुक्स वगैरह में टेबल में ही बना देते हैं वो जेड भी, बट मुझे जेड अलग से बनाना पसंद है। बट आप चाहें तो आप जेड वहीं पर आगे बना सकते हैं या नीचे बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट अलग भी बनाते हैं तो गलत नहीं है। ओके, तो जेड बनाते हैं। तो जेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट है हमारा, तो देखिए भाई कितना प्रॉफिट चाहते हैं, ये चाहते हैं 17.50 रुपीज पर पैकेज ऑन नट्स। नट के एक पैकेज पर इतना प्रॉफिट चाहते हैं। तो x नंबर ऑफ पैकेजेस जो हैं नट के लिए, इसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.50x फॉर नट्स। बोल्ट के लिए देखें, बोल्ट के लिए प्रॉफिट चाहते हैं 7 रुपए का, एक पैकेज पर 7 रुपए प्रॉफिट चाहते हैं। तो y पैकेज पर कितना प्रॉफिट हो गया 7y, तो यहां आ जाएगा 7y। चलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनके रेडी। कॉन्स्ट्रेंट्स बना लेते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स समझ में आ गया होगा, x प्लस 3y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, लेस देन इज इक्वल्स टू 12 आएगा। 12 से ज्यादा टाइम ही अवेलेबल नहीं है ना, मशीन ही अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। तो दोनों को मिलाकर सिर्फ 12 घंटे आप टाइम इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको देखें नट्स जो है x आवर्स का यूज किया जा रहा है मशीन ए में, और बोल्ट के लिए 3y आवर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है मशीन ए में, और मशीन ए टोटल सिर्फ 12 आवर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, तो नट के लिए और बोल्ट के लिए कंबाइनली बात करेंगे तो कंबाइनली ऐसे लिखेंगे कि जो टोटल टाइम है वो टोटल टाइम 12 से कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये एक कांस्टेंट रेडी हो गया। सिमिलरली दूसरा भी बन जाएगा 3x
प्लस वाई लेस देन इज इक्वल्स टू 12, और दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो रहेंगे ही सही, x y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नॉट आउट बोल्ट जो पैकेजेस है वो नेगेटिव में नहीं होंगे, नेगेटिव पैकेज कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मुलेट कर दिया है इसको स्टूडेंट्स, एंड आई होप इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब x और y की किस वैल्यू पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो आप देखिएगा। आई होप आपके ये फॉर्मुलेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 5। ये पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। जी हाँ, पूरा क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको नट बोल्ट बोला था, दो आइटम दिए थे नट एंड बोल्ट। यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं आपको, स्क्रू ए स्क्रू बी। पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लें। कह रहे हैं फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी। ये भी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही है। Each type of screw requires the use of two machine and automatic and hand operated। फिर वही चीज, दो चीजें दो बातें, दो चीजें हैं स्क्रू ए स्क्रू बी, दो बातें हो गई। एक तो हो जाएगा आपके पास ऑटोमेटिक मशीन के लिए टाइम है, और दूसरा हो जाएगा हैंड ऑपरेटेड टाइम हो जाएगा। दो चीजें दो बातें। तो एन ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन। टाइम की बात आ गई ना वापस, कि जो ऑटोमेटिक मशीन है उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है, और जो हैंड ऑपरेटेड मशीन है उसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड है। और दो चीजें स्क्रू ए स्क्रू बी, और दो तरीके के टाइम हो गए यहां पर। टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए, तो यहां तक की जो कहानी है ये स्क्रू ए के ऊपर है, ठीक है ना। ये पूरी कहानी यहां से लेके ऊपर तक की पूरी कहानी स्क्रू ए के ऊपर है, ठीक है। तो टेबल बनाना शुरू कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर तो पर्टिकुलर स्क्रू ए स्क्रू बी दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिख देते हैं टाइप ऑफ स्क्रू। ओके, दो टाइप्स है हमारे पास ए, और एक टाइप है हमारे पास बी। टाइम भी दो तरीके के हैं, तो टाइम ऑन ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन। अब ये मिनट में दिया हुआ है टाइम, तो इन मिनट लिख लेते हैं यहां पर, इन मिनट। और दूसरा जो टाइम है वो हैंड ऑपरेटेड मशीन पर है, टाइम ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन। ये भी मिनट में ही दिया हुआ है आपको, दोनों टाइम मिनट्स के अंदर है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी स्क्रू ए के ऊपर चल रही है। अब देखिए स्क्रू ए के लिए उन्होंने आपको टाइम बताया हुआ है कि रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू मशीन्स एंड ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड मशीन, इट टेक्स 4 मिनट्स। 4 मिनट, 4 मिनट लग रहे हैं किसमें, ऑन द ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक में 4 मिनट चाहिए, और 6 मिनट चाहिए किसके लिए, हैंड ऑपरेटेड के लिए। सेम इंफॉर्मेशन वो स्क्रू बी के लिए आपको दे देंगे कि स्क्रू बी के लिए कितना ऑटोमेटिक टाइम चाहिए और कितना हैंड ऑपरेटेड मशीन के लिए टाइम चाहिए, वो आगे जाके बता देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ लें हम, व्हाई इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड। दे दिया आपको टाइम दोनों मशीन के लिए। टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 4 आवर्स। ये अवेलेबिलिटी आ गई हमारे पास कि आप एट मोस्ट कितना यूज कर सकते हैं, 4 आवर्स। सिर्फ 4 घंटे ही मशीन चला सकते हैं आप, इससे ज्यादा मशीन यूज नहीं कर सकते, मशीन खराब हो जाएगी ना। तो अवेलेबिलिटी भी आ गई, तो एक कॉलम और बढ़ा देते हैं अवेलेबिलिटी का, 4 घंटे। बट याद रखिएगा ये इन आवर्स है, 4 घंटे बोला है यहाँ पर। ऊपर जो टाइम दिया हुआ था मशीन के लिए वो मिनट में था, तो यहाँ पर आपको टाइम कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किया है हमसे, आगे भी कुछ बताया था। मैन्युफैक्चर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट प्रॉफिट ऑफ ₹7। ये प्रॉफिट पे बात आ गई अब, ठीक है, मतलब इससे Z बनेगा हमारा। एंड स्क्रू बी एट द प्रॉफिट ऑफ ₹10, assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produces in a day in order to maximize his profit। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं, ये हमें लाइन मिल गई यहाँ पर। मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, मतलब जो Z बनेगा वो हमें मैक्सिमाइज करना होगा ना। तो Z में यहां लिख लेता हूं, देखिए जो भी हम Z बनाएंगे उसको हमें मैक्सिमाइज करना है, जो कि प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है ना, प्रॉफिट को, ठीक है। अब इसमें आपको दोनों चीजें बतानी है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ वो भी बताना है, और स्क्रू ए और स्क्रू बी के लिए कितने नंबर ऑफ पैकेजेस सेल करेंगे वो भी बताना है।
मतलब कुल मिला के एक्स और वाई की वैल्यू भी बतानी है और मैक्सिमम कितना मिलेगा वो भी बताना है। वही कॉर्नर पॉइंट टेबल में एक्स और वाई की वैल्यू, उधर मैक्सिमम मिल जाएगा, दोनों आंसर देने हैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अज्यूम करेंगे कि जो नंबर ऑफ पैकेजेस हैं ऑफ स्क्रू ए वो हम एक्स बना लेंगे और नंबर ऑफ पैकेज जो है फॉर स्क्रू बी वो हम वाई बना लेंगे। ठीक है ना, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि स्क्रू ए के लिए जो पैकेजेस हैं, स्क्रू ए के लिए वो हम एक्स बनाएंगे और स्क्रू बी के लिए जो हम नंबर ऑफ पैकेजेस जो बनाएंगे वो वाई बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब टाइम पे बात करते हैं। जो ऑटोमेटिक मशीन में टाइम लगेगा और स्क्रू ए के लिए कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट लगेंगे ऑन ऑटोमेटिक मशीन। तो ये एक पैकेज का टाइम दिया है, स्क्रू ए के एक पैकेज को बनाने के लिए 4 मिनट। हमारे पास पैकेज कितने एक्स पैकेज हैं, कितना टाइम लगेगा 4x मिनट, तो यहां पर आ जाएगा 4x मिनट। ठीक है, और हैंड ऑपरेटेड मशीन में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, हैंड ऑपरेटेड मशीन के लिए टाइम दिया हुआ है 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन, तो यहां हो जाएगा 6x। ठीक है स्टूडेंट्स, आ रहा है मजा पढ़ने में। चलिए अब बी के लिए देखें तो कहानी यहां से शुरू हुई है। वाई इट टेक्स 6 मिनट्स, 6 मिनट लगेंगे कहां पर, ऑन ऑटोमेटिक मशीन। बट ये स्क्रू बी के लिए बोल रहे हैं, स्क्रू बी कितने हमारे पास, नंबर ऑफ पैकेजेस वाई है। तो एक पैकेज में कितना टाइम लग रहा है आपको, एक पैकेज में टाइम लग रहा है 6 मिनट, तो यहां पे हो जाएगा 6y। ठीक है ना, y नंबर ऑफ पैकेजेस के लिए टाइम 6y मिनट्स में होगा ना। फिर हैंड ऑपरेटेड के लिए जो टाइम बोला है वो है 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन, तो यहां पर आ जाएगा 3y। अवेलेबिलिटी दी हुई है दोनों ही मशीन के लिए 4 आवर्स, 4 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते आप, 4 आवर्स अवेलेबिलिटी है, बट ये आवर्स में है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 4 आवर्स 4 into 60 240 मिनट्स। ओके, और इधर भी कितना रहेगा 240 मिनट्स रहेगा, दोनों के लिए टाइम सेम है 4 आवर्स। तो टेबल बन गई, बहुत आराम से बनेगा हमारा Z और कॉन्स्टेंट्स। Z के लिए प्रॉफिट देखें आप, प्रॉफिट के लिए उन्होंने बात आपसे की है यहां पर, कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7 रुपीज का प्रॉफिट चाहते हैं एक पैकेज पर फॉर स्क्रू ए। तो हमारे पास x पैकेजेस हैं स्क्रू ए के लिए, तो प्रॉफिट कितना हो गया 7x स्क्रू ए के लिए। और बी के लिए अगर देखें तो 10 रुपीज प्रॉफिट चाहते हैं, एक पैकेज पे 10 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं, तो हमने y पैकेजेस बनाए हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10y। ये लीजिए भाई, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया। कॉन्स्टेंट्स यहां से बहुत आराम से मिलेंगे आपको, 4x लिख लेना यहां पर, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, 4x प्लस 6y लेस देन इज इक्वल्स टू 240। इसको आप रिड्यूस कर लेना, ठीक है, रिड्यूस कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, रिड्यूस हो जाएगी इनइक्वालिटी। और जो सेकंड बनेगी वो बनेगी 6x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल्स टू 240। ये भी फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर लेना, रिड्यूस हो जाएगी। और दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट आपको देने ही हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारा फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, एक्स वाई की वैल्यू पता करनी है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एक्स वाई की किस वैल्यू पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो भी बताना है, मतलब कि ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी है। हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 6th। पढ़ ले एक बार, क्या है। अ कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्स पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ अ ग्राइंडिंग कटिंग मशीन। ये एक ही मशीन है पूरी, ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, ओके। एंड अ स्प्रेयर, ये दूसरी चीज है ना। एक तो हो गई ग्राइंडिंग कटिंग मशीन और एक हो गया स्प्रेयर, है ना। आप भी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। कह रहे इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 3 आवर्स ऑन द स्प्रेयर टू मैन्युफैक्चर अ पेडेस्टल लैंप। पेडेस्टल लैंप के लिए दोनों बातें बता दी हैं। इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन द स्प्रेयर। अभी इसके बारे में बता दिया। टू मैन्युफैक्चर शेड्स, है ना, जो वुडन शेड्स थे उसके बारे में बात बता दी, कितना टाइम लग रहा है स्प्रेयर में और मशीन में। कह रहे हैं एनी डे स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स। ये आपको अवेलेबिलिटी दे दी है, मतलब लिमिट आ गई आपके पास एक तरीके से कि आप 20 आवर्स ही यूज कर सकते हैं स्प्रेयर का। एंड द ग्राइंडिंग कटिंग मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन आप 12 आवर्स तक यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल अ लैंप इज ₹5। ये प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। 5 रुपीज प्रॉफिट चाहते हैं किस पर, लैंप के ऊपर।
दैट फ्रॉम अ शेड इज रुपीज 3 शेड्स के ऊपर 3 रुपीज का प्रॉफिट चाहते हैं। अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर्स कैन सेल ऑल द लैम्प शेड्स एंड लैम्प्स एंड शेड्स that he produces, how should he schedule his daily production in order to maximize his profit? ये लो Z के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई। तो मतलब कुछ नया खास वेरिएशन तो नहीं है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब में वही चीजें चल रही है, एक जैसी चीज चल रही है, सारी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ही आ रही है हमारे सामने, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कुछ खास तो है नहीं कि कुछ ऐसा वेरिएशन डाल दिया जो समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो चीजें, दो बातें, दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है हमारे पास पेडिस्टल लैंप और एक है हमारे पास वुडन शेड। ये दो चीजें हो गई। इन पे उन्होंने दो बातें कर दी हैं, एक तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन के लिए टाइम चलेगा और एक स्प्रेयर के लिए टाइम चलेगा। दो चीजें, दो बातें, ठीक है। और टेबल का लेआउट मैंने तैयार कर दिया है। तो यहां पर तो आइटम्स लिख लेता हूं मैं। क्या लिख लेते हैं? आइटम्स। दो तरीके का आइटम्स है। एक तो हमारे पास पेडिस्टल लैंप है, तो मैं पी लैंप लिख देता हूं उसको ना, पी लैंप्स, पेडिस्टल लैंप्स। दूसरा हमारे पास है वुडन शेड्स, तो यहां पर मैं W, चलो वुड शेड लिख देता ना, वुड शेड, ये ना वुडन शेड। अवेलेबिलिटी भी दी गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि एटमोस्ट आप कितना यूज कर सकते हैं, बता रखी ना कहानी, 12 आवर्स और 20 आवर्स। तो अवेलेबिलिटी भी है हमारे पास। तो यहां पर मैं अवेलेबिलिटी बना लेता हूं, जैसे पहले बनाई थी, अवेलेबिलिटी हो गई। दो तरीके के टाइम दिए हुए हैं, एक ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में टाइम लगेगा और एक स्प्रेयर में टाइम लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा टाइम ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, ठीक है ना। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में जो टाइम है, बट ये टाइम जो दिया हुआ आवर्स में दिया हुआ है, तो यहां पर आप लिख लें इन आवर्स। दूसरा जो टाइम है वो स्प्रेयर के लिए टाइम दिया हुआ है, ओके। तो टाइम ऑन स्प्रेयर, ये भी आवर्स के अंदर ही है, दोनों टाइम आवर्स के अंदर है, ठीक है। चलिए डेटा पढ़ते हैं। फाइनली हमसे उसने पूछा क्या है, assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shades that he produce, कि उसने जो सेलिंग की है, जितने भी लैंप उसने बनाए और जितने भी उसने वुडन शेड्स बनाए सबको उसने सेल कर दिया। तो अब वो कितना मैक्सिमम सेल करे कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब कितनी सेलिंग वो करेगा कि जो लैंप शेड्स है और जो लैंप है और जो शेड्स हैं वो उन पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो आप एक्स और वाई किसको अज्यूम करेंगे? ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ पेडिस्टल लैंप एंड नंबर ऑफ वुडन शेड्स, इनको हम अज्यूम कर लेंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ पेडिस्टल लैंप ना PL be X and number of wooden shed be Y, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, PL मतलब पेडिस्टल लैंप, WS मतलब वुडन शेड्स, ठीक है। तो X बनाएंगे हम लैंप और Y बनाएंगे हम शेड्स, ओके। अब टाइम के बारे में सुने। टाइम के बारे में कहानी शुरू हुई है यहां से। इट टेक्स 2 आवर्स, 2 घंटे लगेंगे ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन। ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में 2 घंटे लगेंगे और 3 घंटे किसमें लगेंगे? स्प्रेयर में लगेंगे, टू मैन्युफैक्चर पेडिस्टल लैंप। लैंप के लिए बात की गई है पूरी। तो ये एक पेडिस्टल लैंप के बारे में बताया गया है, एक पेडिस्टल लैंप के बारे में। हमारे पास पेडिस्टल लैंप है X, तो कितना टाइम लगेगा ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में? देखिए टाइम कितना था, 2 आवर्स था, तो यहां पे लग जाएगा 2x आवर्स, 2x। अब तो बन गई होगी हैबिट यहां पर, कैसे हम फिल करते हैं टेबल को। और जो स्प्रेयर है उसमें 3 घंटे लग रहे थे, 3 घंटे लग रहे हैं। और स्प्रेयर जो है उसके लिए यहां पर हमने टेबल बना रखी है, तो यहां आ जाएगा 3x। नहीं आया समझ में? 2 घंटे ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में लगेंगे, लेकिन एक पेडिस्टल लैंप के लिए। हमारे पास पेडिस्टल लैंप है X, X पेडिस्टल लैंप में कितना टाइम लग गया ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में? ऑब्वियसली बात है 2x। स्प्रेयर में जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 3 घंटे, एक लैंप के ऊपर 3 घंटे लगेंगे, तो X लैंप के ऊपर कितना टाइम लगेगा? 3x, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इट टेक्स 1 आवर ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, 1 घंटा तो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन में लगेगा और 2 घंटे किसमें लगेंगे? स्प्रेयर में लगेंगे, टू मैन्युफैक्चर शेड। शेड के लिए बात आ गई, मतलब वुडन शेड के लिए उसने आपको दे दिया है। तो 1y लिखे या y लिखे, एक ही बात है ना। चलो मैं 1y लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा है 2y, यहां से हो जाएगा 2y।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी पे बात करें तो ऑन एनी डे स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट द मोस्ट 20 आवर्स। स्प्रेयर के लिए 20 आवर्स है, पहले स्प्रेयर दिया हुआ है तो स्प्रेयर के लिए 20 आवर्स अवेलेबल है, और जो ग्राइंडिंग कटिंग मशीन का टाइम है वो 12 आवर्स है, तो यहां पर आ जाएगा 12। ये बनकर रेडी हो गई हमारी टेबल। बहुत इजीली मैं इससे जेड भी बना लूंगा और कांस्टेंट भी बना लूंगा। जेड के लिए इंफॉर्मेशन देखें, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है हमारा उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, यहां से द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल अ लैंप इज ₹5। लैंप पर जो प्रॉफिट चाहते हैं वो 5 चाहते हैं, एक लैंप पर 5 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं, तो एक्स लैंप पर प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स लैंप पे हो जाएगा 5x, ठीक है। और जो शेड्स हैं उस पे कितना प्रॉफिट चाहते हैं, 3 रुपए प्रॉफिट चाहते हैं, एंड दैट फ्रॉम अ शेड इज ₹3। 3 रुपए का, एक शेड पर 3 रुपए का प्रॉफिट, तो y शेड पर 3y हो गया ना, तो y शेड पर 3y, तो ये z आ गया हमारा, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट है, और ये क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। z बन के रेडी। कॉन्स्टेंट्स देखें, 2x + y = 12, तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, तो टोटल जो ग्राइंडिंग मशीन टाइम है वो कितना लगेगा, 2x + y = 12, तो 2x + y ≤ 12, पहला कांस्टेंट रेडी। दूसरा हो जाएगा 3x + 2y ≤ 20, दूसरा हमारा रेडी होगी इनइक्वालिटी, और दो तो हमें लगानी ही है कि जो x और y है, x और y ≥ 0, x और y 0 से बड़े होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि जो लैंप है और जो वुड शेड्स हैं वो नेगेटिव में कैसे जाएंगे, या तो लो ही मत या तो बेचो ही मत, तो 0 तो हो सकता है, या फिर आप बेच दो, उसको सेल कर दो, तो पॉजिटिव में आएंगी वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारी इनइक्वालिटी तैयार होगी। चलिए इसके लिए मैं आपको ग्राफ बनवा देता हूं ना, मैं ग्राफ बना देता हूं उसके लिए, यू डोंट वरी। तो ये पोर्शन मैं पूरा रब करने वाला हूं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब इसका मैं ग्राफ बना देता हूं, बहुत जल्दी ग्राफ बना देता हूं इसका। तो जो इक्वेशन आप बनाएंगे, ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही बना रहा हूं फटाफट, आप प्रॉपर वे में बनाइएगा, स्टेटमेंट दीजिएगा, सब चीज इक्वेशन नंबर सब आपको लिखना है। वैसे तो मुझे पता है इसका भी ग्राफ बना लेंगे, बट फिर भी मैं बनवा देता हूं। ये हो जाएगी इक्वेशंस, इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे। तो अब मैं सीधे प्लॉट कर रहा हूं पॉइंट्स, है ना, सीधे कोई टेबल नहीं बना रहा हूं, सीधे पॉइंट्स लेके प्लॉट कर दूंगा। देखिएगा ध्यान से, इसके लिए आप x0 लेंगे, y की वैल्यू 12 मिलेगी, तो x0 पे y की वैल्यू 12 मिलेगी, तो लेट्स से 12 मैं यहां ले लेता हूं, तो 0 पे 12 मिला। और अगर y0 करते हैं तो x की वैल्यू 6 मिलेगी, तो y0 पर x की वैल्यू 6 मैं यहां ले लेता हूं, 6 और 0, ठीक है। तो इसके लिए तो लाइन हो गई हमारी कुछ ऐसी, ठीक है स्टूडेंट्स। इनइक्वालिटी में आप यहां पर 0 0 रख के चेक करोगे ना, तो 0 0 रखोगे ट्रू आएगा, क्योंकि 0 छोटा ही होता है 12 से, तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन आप शेड कर देंगे, तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन आपने शेड कर दिया, ये टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड हो गया, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लाइन बनाएंगे, अब इक्वेशन है हमारे पास। तो अब देखिए, x 0 करूंगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो x 0 करोगे तो y की वैल्यू 10 नीचे मिलेगी ना, यहां पर ले लेता हूं मैं, तो 0 पे 10 पॉइंट मिल गया। y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू पॉइंट में जाएगी, 6.6 समथिंग आ जाएगी ना, क्योंकि 3 6 फिर 2 फिर 3 6 तो 6.6 ले लेते हैं। जब आप y की वैल्यू 0 करोगे तो 6.6 थोड़ा सा आगे ले लेता हूं मैं, यहां पर मिल जाएगा 6.6, 0। इसको आप ज्वाइन कर दें, तो जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे तो लाइन कुछ ऐसी मिलेगी, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये 0 0 है, और ये O पॉइंट हो जाएगा, A पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए शेड करेंगे आप अगेन, तो 0 0 आप पुट करेंगे यहां पर, इनइक्वालिटी ट्रू आएगी। 0 0 रखेंगे ना, 20 से छोटा ही होता है 0, तो टूवर्ड्स द ऑरिजिन आप शेड कर देंगे। तो जब आप टूवर्ड्स द ऑरिजिन शेड करेंगे, टूवर्ड्स द ऑरिजिन, तो जो कॉमन शेडेड है वो कॉमन शेडेड, तो आपको बस ये वाला पोर्शन ही मिलेगा, कॉमन शेडेड रीजन ये वाला मिलेगा, जिसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। समझ में आ गई बात आपकी अच्छे से?
तो ये रीजन मिलेगा आपको, ये मैं डार्क शेड कर देता हूं, इसको शेड करने की जरूरत भी नहीं है, कॉमन शेडेड के लिए मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 पॉइंट मिल गए 1 2 3 एंड ए बी सी। बी के कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, तो निकाल लेंगे। दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा 2 2 4x प्लस 2y 12 2 24, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। ये दोनों पार्ट चले जाएंगे, यहां बचेगा x और यहां बचेगा आपके पास 4। x की वैल्यू 4 उठा के रख देते हैं इक्वेशन में, तो यहां रखोगे आप x की वैल्यू 4, 4 2 8, तो फिर से 4 मिलेगा, तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको, 4 की मिलेगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 4 4। समझ में, बहुत फटाफट काम कर दिया मैंने, ज्यादा कुछ लिखा नहीं मैंने, आपको लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कई बार करवा चुका हूं इसको, बार बार उसी चीज को रिपीट करना टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो कॉर्नर पॉइंट टेबल बना देते हैं इसके लिए। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं, कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं इधर ना। स्टूडेंट्स देखिएगा आप, यहां पर 5x प्लस 3y था ना, z। चलिए कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाते हैं, कॉर्नर पॉइंट टेबल। कॉर्नर पॉइंट टेबल के लिए हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट हैं, और z हमारा है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 6 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 4 4, और जो चौथा कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास वो कौन सा है, 0 10 0 10। रखें वैल्यू, यहां तो 0 6 रखेंगे 30 मिलेगा, 6 5 30, वो तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 20 और 4 3 12, तो 20 प्लस 12 32, यहां पर आ जाएगा 32 और 0 और 10 3 30 हो जाएगा, 10 3 30 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन मैक्सिमाइज के ऊपर था, देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 32, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब कि जो नंबर ऑफ पेडिस्टल लैंप है वो भी हम 4 बनाएंगे और नंबर ऑफ वुडन शेड्स वो भी हम 4 बनाएंगे। तो यहां पर आप फाइनल आंसर लिख दें, सो द मैक्सिमम प्रॉफिट इज 32 रुपीज एट 4 4। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पेडिस्टल लैंप जो है, नंबर ऑफ पेडिस्टल लैंप ये भी 4 है, और नंबर ऑफ वुडन शेड ये भी क्या होगा, 4 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपके समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन बचे हैं 1 2 ये, क्योंकि 9th और 10th हम नहीं करेंगे, वो अनबाउंडेड रीजन पर है, तो 1 2 क्वेश्चन और करेंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।